हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सभा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग धातु के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग तत्व के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आएगा। और दोस्तों, हम इस वीडियो को एकदम सिंपल भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है धातु यानी मेटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि धातु के जितने जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक को 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे धातु के बारे में। उसके बाद धातु के भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए कि इसके महत्वपूर्ण अयस्क और इसके कंपाउंड होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद धातु से क्या बनती है, मिश्र धातु, तो उसका हम लोग एक टॉपिक के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में धातु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्का धातु कौन है, किसका गलनांक कुछ होता है, इसमें कुछ पॉइंट आएंगे तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यानी एक धातु टॉपिक का जितने भी पॉइंट है इसको हम लोग कवर करेंगे, जहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धातु के बारे में। देखिए, धातु पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि ये आवर्त सारणी है उसमें 118 एलिमेंट है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं धातु का, तो जो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु की संख्या कितना है, 91 है। अब देखिए, 91 तो हो गया धातु की संख्या, लेकिन धातु क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे धातु क्या है और कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है कि अधातु है। तो देखिए, धातु अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका डेफिनेशन बोले तो क्या होगा कि जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु कहेंगे। या अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका डेफिनेशन बोले तो बेतत्व जो धातु होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। तो देखिए, जैसे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या ग्रहण करता है, तो इसका देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। अब देखिए, सोडियम धातु है और कैसे धातु है, देखिए सोडियम का जो परमाणु संख्या है 11 है। अब क्या होगा कि सोडियम धातु क्या करती है, अस्थायी बनने के लिए वो नियोन जैसा बनता है, तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। लेकिन इसका जो परमाणु संख्या 11 है, तो क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके नियोन जैसा बनने की कोशिश करता है, यानी अस्थायी बनने की कोशिश करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसलिए इस पर क्या हो जाता है, एक चार्ज हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, और भी एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम पर देखिए 2+ रहता है। इसका मतलब क्या है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। उसी प्रकार हम देखें एल्युमिनियम, तो इस पर 3+ रहता है, क्योंकि यह क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और अस्थायी बनने का कोशिश करता है। तो ये जितने भी तत्व लिखा हुआ है क्या है, धातु है। और एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि धातु क्या बनाती है, धनात्मक बनाती है कि धातु विद्युत का ऋणात्मक बनाती है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वह विद्युत का क्या होगा, धनात्मक होगी। तो क्वेश्चन यहाँ से कि क्या होगा इसका नेचर, यह विद्युत का धनात्मक होगी। लेकिन अधातु का अगर हम बात करेंगे तो वह विद्युत का ऋणात्मक होती है, क्योंकि देखिए इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो आप यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि धातु क्या होती है, विद्युत का धनात्मक होती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है और अस्थायी बनती है। तो ये तो हम जाने कि धातु क्या है। अब देखिए,
और कितने धातु है आवर्त सारणी में, तो 91 है। अब देखिए इसको हम आवर्त सारणी में अगर बात करें कि धातु किस तरफ होती है, तो यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होता है। आवर्त सारणी में इसका स्थान, जैसे कि आप अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं कि बाईं तरफ क्या होती है, धातु होती है, और बीच में क्या होता है, अधातु होता है, और सबसे जो लास्ट में होता है अक्रिय तत्व होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि आवर्त सारणी में धातु किस तरफ होती है, तो किस तरफ होती है, बाईं तरफ। आप पीरियोडिक टेबल उठाकर देख भी सकते हैं कि आवर्त सारणी का स्थान कहाँ है। ये तो हम लोग जान लिए कि धातु क्या है, इसका पीरियोडिक टेबल में स्थान कहाँ है। अब देखिए यहाँ एक और हम चीज जान लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो देखिए इसके हम पहचान के लिए एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से समझ लेंगे। कि कोई तत्व धातु है कि अधातु है, तो सिंपल कि हम लोग जान चुके 91 तत्व धातु है। तो अगर आपको धातु पहचानना है तो उसके नाम के अंतिम अक्षर देखिएगा, तो अगर लास्ट में जिसके नाम के अंत में अम आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पे, मतलब जिस तत्व के नाम के अंत में अम आता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु कहेंगे। जैसे आपको इसका एग्जांपल बताया तो देखिए सोडियम, यहाँ पे देखिए अम आ गया। अब देखिए दोस्तों हम इसके धातु के गुण के बारे में अगर बात करें तो देखिए धातु के दो गुण होती है, एक भौतिक गुण होती है और दूसरा होता है रासायनिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके दो गुण है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का धातु के बारे में, तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 91 जो तत्व है धातु है, तो उसमें क्या है कि अधिकांश जो धातु है वह ठोस अवस्था में रहती है। अधिकांश धातु बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं रहते हैं, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि अधिकांश धातु क्या होंगे, ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके एक्सेप्शन भी आप याद रखिएगा। जैसे देखिए पारा, ये पारा क्या है, धातु है, लेकिन यह ठोस अवस्था में नहीं होती है, यह रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में रहती है। अब देखिए इसका हम दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वाला में। यहाँ पे देखिए कि अधिकांश जो धातु है ठोस अवस्था में। अब देखिए ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊंच होते हैं, यानी गलनांक भी ऊंच होगा और क्वथनांक भी ऊंच होते हैं। जैसे देखिए हम इसके एग्जांपल देखें तो टंगस्टन, इसका संकेत क्या होता है, W, यहाँ पे लिख भी देते हैं
टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? धातु है। डब्ल्यू से इसका लैटिन नाम होता है वुल्फ्राम। इसका जो परमाणु संख्या होता है 74 होता है। अब क्या है, इसका ये धातु है, लेकिन इसका देखेंगे तो इसका गलनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो इसका तो गलनांक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, तो टंगस्टन का। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि इसका भी कुछ अपवाद है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका अपवाद क्या है। इसका अपवाद आप ध्यान रख सकते हैं, गैलियम और सीजियम। दो ऐसे तत्व है जो कि गलनांक और इसके क्वथनांक उच्च नहीं होकर निम्न होते हैं। किसका अपवाद हो गया? गलनांक और क्वथनांक का। अब इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होने के कारण क्या होता है कि अगर आप इस दोनों तत्वों को अपने हथेली पर रखते हैं तो यह क्या होगा? गलने लगेगा। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हथेली पर पिघलने वाला तत्व कौन से है, तो कौन है? गैलियम और सीजियम। या क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा तत्व है जिसके गलनांक, कौन सा धातु है जिसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो कौन होगा? गैलियम और सीजियम। हम धातु के अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो देखिए कि अधिकांश जो धातु होते हैं वह कठोर अवस्था में होती है। जैसे देखिए अधिकांश धातु क्या होंगे? कठोर होते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे आप पता है लोहा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, ये सभी क्या है? धातु है। लेकिन देखिएगा तो इसका क्या है प्रॉपर्टीज में कि यह कठोर होगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? लोहा, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत सारे मतलब धातु हैं जो कि क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जो कि कठोर नहीं होते हैं, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है और नरम भी होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इसका अपवाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे देखिए क्षार धातु का आप नाम जानते होइएगा। क्षार धातु में क्या क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम। जितने भी क्षार धातु है यह क्या होती है? कठोर ना होकर यह नरम होती है, यानी सॉफ्ट होती है। अब यह नरम होने के कारण इसको क्या किया जाता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएंगे किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और इसको पोटेशियम को। तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपना सकते हैं। देखिए इसका हम कौन सा ट्रिक अपना सकते हैं? यहाँ पे इसको याद करने के लिए दो तीन ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर इसमें से कोई भी तीनों तत्व आया तो एक वर्ड है जिससे आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए लिंक, यहाँ से लिंक वर्ड है जहां से आप पकड़ सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। जैसे Li से क्या हो जाएगा? लिथियम, उसके बाद N से क्या हो जाएगा? सोडियम, और यहाँ पे देखिए पोटेशियम यानी K, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं K का मतलब क्या होगा? पोटेशियम। तो इसको हम क्या किए कि आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे धातु है जो क्षार धातु भी है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसको लिंक वर्ड से हम तीनों के एग्जाम्पल को आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, और आपको एक और बात बता दें कि यह सोडियम, लिथियम क्या होती है? सबसे ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसको केरोसिन तेल में भी रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको बाहर रखा जाए तो यह ऑक्सीजन से क्या करती है? प्रतिक्रिया करके हवा में जलने लगती है। इसीलिए लिथियम और सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन तेल में भी रखा जाता है, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, अब देखिए धातु क्या होती है? यह विद्युत और
ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे अच्छा सुचालक है यानी चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है और कॉपर। दो ऐसे तत्व हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होते हैं? सबसे अच्छा चालक होते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट अगर बात करें तो कुछ और पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, जैसे यह आघातवर्ता होती है, उसके बाद धातु तन्य भी होती है, उसके बाद धातु पे पीटने पर क्या होती है? आवाज भी निकलती है। तो देखिए यहाँ पे आघातवर्ता और तन्यता, इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि आघातवर्ता क्या होती है, तन्यता क्या होती है। तो आघातवर्ता क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब वो यह हुआ कि कोई भी धातु है उसको अगर हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उस धातु के ही गुण को हम क्या बोलते हैं? आघातवर्ता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा आघातवर्ता कौन होती है, तो सबसे ज्यादा जो आघातवर्ता होता है वह सोना होता है। सबसे ज्यादा इसको पीट पीट कर आप ज्यादा से ज्यादा चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तन्यता। तन्यता का मतलब होता है जिसको हम, यह धातु को वैसे गुण होते हैं जिसको हम लोग तान कर तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? उस गुण को हम धातु के तन्यता कहते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा तन्यता कौन होता है, तो कौन होता है? सोना। आघातवर्ता भी सोना और तन्यता भी सोना ही होते हैं। जिससे अगर हम बात कर लेते हैं तो सोना क्या होता है? 1 ग्राम में यह 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी सबसे ज्यादा तन्यता कौन होता है? सोना, और आघातवर्ता भी सोना। उसके बाद आप देखे होइएगा कि हम धातु को क्या करते हैं? पीटते हैं तो आवाज भी निकलती है। एक और पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? धातुई चमक। तो दोस्तों यहाँ पे देखे कि हम लोग धातु के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इसके अपवाद भी थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग आसानी से समझ लिए। अब हम लोग धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी रासायनिक गुण। और हम सबसे पहले धातु का रासायनिक गुण अगर देखते हैं तो देखिए, पहला कि धातु क्या करती है? यह विद्युत धनात्मक बनाती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, यह धातु विद्युत धनात्मक होती है। अब बात कर लेते हैं कैसे होती है विद्युत धनात्मक। तो देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, सोडियम, पता आपको इस पे 1 प्लस चार्ज होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, इस पर 2 प्लस चार्ज होता है। उसके बाद बात करें एल्युमिनियम का, इस पर 3 प्लस चार्ज होता है। दोस्तों आप पूछिएगा कि इस पर कैसे, मतलब 1 प्लस चार्ज है, इस पर कैसे 2, इस पर कैसे 3 प्लस चार्ज आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर सोडियम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है? 2 8 यानी 10 हो गया, और 1 लास्ट में, यानी 72 कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन सोडियम क्या करती है? अस्थायी बनने के लिए यह जानते हैं कि इसके नजदीक क्या है? अक्रिय तत्व नियोन है। नियोन के जो एटॉमिक नंबर है 10 है, तो यह नियोन जैसा बनने की कोशिश करता है अस्थायी बनने के लिए। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसलिए इस पर क्या लगा हुआ है? प्लस चार्ज। यानी प्लस लिखा रहेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। अगर उसके माइनस चार्ज है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जितने भी तत्व लिखा हुआ है
यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं। यह देखिए पहला में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं और एल्युमिनियम कितने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह क्या बनाती है, विद्युत धनात्मक बनाती है। तो इसका पहला ही केमिकल प्रॉपर्टीज है कि धातु क्या है, विद्युत धनात्मक होती है। और धनात्मक कब होती है, जब वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप देखे होइएगा कि धातु क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो क्या होती है, धनात्मक होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। और कैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है दोस्तों, ये भी हम लोग जान लिए। अब देखिए यहाँ तक पहला प्रॉपर्टी देख लिए। अब इसका हम दूसरे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो देखिए रासायनिक गुण का दूसरा कि अगर हम कोई भी धातु देखेंगे तो उसके जो बाह्यतम कक्षा होती है, तो बाह्यतम कक्षा में उसके या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या 3, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में नहीं होते हैं। जैसे हम देखिए इसके धातु इसके क्या हो गए, बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे होता है आपको ये भी देखते हैं। जैसे हम कोई भी मेटल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और कितना 1, 8 और 10 11 आ गया। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2, 8 और 3। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर कोई भी आप तत्व लेके देखेंगे तो जितने भी धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो क्वेश्चन है कि जो धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 2 या 3 आएंगे। अभी हम लोग देखें कि धातु का जो रासायनिक गुण में यह विद्युत का धनात्मक होती है। उसके बाद इसके बाह्यतम जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो सकते हैं। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी धातु है उसको हम अभिक्रिया कराकर चेक करते हैं कि यह किसके साथ क्या व्यवहार करता है। अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो यह कैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह कैसा व्यवहार करेगा और क्या बनाएगी। उसके बाद अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, एक धातु एक अधातु के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, यही सब इसका क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो देखिए अगर हम तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, देखिए कोई भी धातु, ऐसे तो सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। यानी अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हम आपको एक यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं यह कैसे ऑक्साइड बनाएगी। देखिए जैसे हम एक सोडियम लिए, सोडियम को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अब दोस्तों इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो 2 से यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कितना से गुना कर सकते हैं, 4 से।
तो ये हमारा जो समीकरण है संतुलित हो गया। लेकिन संतुलित करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह ऑक्सीजन की कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। बस आपको इतना याद रहना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट याद रहना चाहिए, ये ऑक्साइड बनाती है तो इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धातु क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रकृति कैसा होती है, तो क्षारीय होती है। अब देखिए कुछ ऐसे भी धातु है जो कि ज्यादा क्रियाशील है, क्रियाशील होने के कारण उसको अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे आपको बात करें यहाँ पे देखिए, क्षार धातु में एक आता है लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ये तीनों क्षार धातु है। यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या करता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है, जलने लगती है। अब जलने लगती है जिसके कारण सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को किस में रखा जाता है। ऐसा तो सिर्फ सोडियम से क्वेश्चन आते हैं, सोडियम से, लेकिन पोटेशियम, लिथियम भी धातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। तो इसलिए जितने भी तत्व है इसको किस चीज में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, वायुमंडल में जलने लगती है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में भी रखा जाता है। और हम लोग पीछे अभी डिस्कस किए हैं कि यह सभी क्या होती है, नर्म तत्व भी होती है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और हम पॉइंट को बारे में जान लेते हैं कि इसके एक्सेप्शन के बारे में। अब देखिए इसके एक्सेप्शन भी है कि हम ऐसे यहाँ पे देखें कि अधिकांश धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वह मुक्त अवस्था में रहती है। जैसे देखिए, जैसे हो गया सोना, चांदी, उसके बाद प्लेटिनम। दोस्तों जितने भी धातु यहाँ पे लिखा गया है यह मुक्त अवस्था में होती है, जिस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि आप देखते होइएगा सोना, चांदी का इसका इस्तेमाल आभूषण में किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और बहुत दिनों तक क्या रहती है, शुद्ध रूप में रहती है, यानी उस पर जंग नहीं लगता है। तो अभी हम लोग देखें कि इसके रासायनिक गुण में यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और इसका प्रकृति कैसा होती है, क्षारीय होती है। और इसके अपवाद देखें जिसमें सोना, चांदी और क्या था, प्लेटिनम। 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है जिसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए अगला हम इसके गुण के बारे में जानते हैं। अब देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकांश जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यह जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या करती है, या हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। और कौन सा गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अब कैसे मुक्त करती है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को हम H2 यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए सोडियम H2O से क्या हो जाएगा, यह NOH बनाएगी, यानी इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए और क्या करेगी, H2 गैस बाहर निकाल देती है। यानी यहाँ पर देखें कि जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हाइड्रोक्साइड बनाई,
यहाँ पे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया की है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई है, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जाम्पल देखिए तो देखिए पोटेशियम, पोटेशियम को अगर हम H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और लास्ट में कौन सा गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। लेकिन दोस्तों इसका भी अपवाद है जिसको आप याद रखिएगा, इसमें भी सोना चांदी और क्या है, इसके अपवाद है। ये क्या करती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और पीछे भी देखें कि सोना चांदी प्लेटिनम या ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, न ही जल के साथ भी क्या करती है, और न ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जिसको अब हम लोग देखते हैं। कि हम लोग अगले प्रॉपर्टीज देखते हैं कि धातु को अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह कैसा व्यवहार करती है अम्ल के साथ और क्या बनाती है वो भी देखिए। यानी अम्ल के साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि अधिकांश धातु है उसको अगर आप एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह लवण बनाती है और लास्ट में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, लवण बनाएगी यानी साल्ट। उसके बाद हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सोडियम धातु हो गया, अब इसको हम किसके साथ अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, HCl के साथ, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यह अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, देखिए सोडियम इससे प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, NaCl। NaCl क्या होता है, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी हम लोग नमक बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र भी होता है। और बच जाएगा यहाँ पे लास्ट में क्या करेगी, यह हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन यह आएगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो क्या बनाती है, लवण बनाती है और कौन सा गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है। और कई सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, पोटेशियम को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों पोटेशियम को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगी, K2SO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी। तो यहाँ से देखिए कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, लवण बना रही है और कौन सा गैस बाहर निकाल रही है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रही है। अब देखिए इसके भी कुछ अपवाद हैं जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे धातु, मतलब कुछ धातु ऐसे हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी धातु है जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे हो गया सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद प्लेटिनम। दोस्तों ये तीनों हम लोग देखें जो न तो जल से अभिक्रिया करती है, न ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, और न ही इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि यह क्या करती रहती है, मुक्त अवस्था में रहती है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया यह क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल का 1 मोल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना मोल होता है, 3 मोल होता है। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, एक्वा रेजिया। तो इसका अगर आपसे सूत्र पूछे तो आराम से बता सकते हैं, 1HNO3 प्लस 3HCl को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। और इसका कार्य क्या होता है कि यह सोना उसके बाद प्लेटिनम को गलाने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सोना और प्लेटिनम किस में गलती है, तो एक्वा रेजिया में गलाया जाता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और ही पूछते हैं इसको घुमाकर कि बताइए एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल कितना है 1, हाइड्रोक्लोरिक कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 1:3। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक बार एग्जाम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताइए, तो कितना हो जाएगा 3:3। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक है, तो हाइड्रो कितना क्लोरिक है 3 है और नाइट्रिक अम्ल कितना है 1 है, तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। अगर नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक का पूछे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से किसी भी तरह से पूछे अम्ल के साथ, जल के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, तो आप आसानी से बता पाइएगा। अब देखिए कुछ और पॉइंट है इसके जिसको हम लोग जान लेते हैं। अभी हम लोग देखिए कि धातु कैसे अम्ल के साथ व्यवहार करती है, कैसे जल के साथ व्यवहार करती है और कैसे ऑक्सीजन के साथ व्यवहार करती है और क्या बनाती है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टी है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए कि कोई भी धातु है, अगर उस धातु को आप अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह कैसा व्यवहार करेगी। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम धातु हो गया और सोडियम धातु को हम क्लोरीन अधातु के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे। देखिए आपको पता है कि सोडियम क्या है धनायन होती है और क्लोरीन क्या होती है नेगेटिव होती है यानी ऋणायन, और एक प्लस एक माइनस क्या करेगी अभिक्रिया करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाएगी। यानी सोडियम क्लोराइड जिसमें एक प्लस एक माइनस, और प्लस एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, यानी यह एक कैसा कंपाउंड बनाएगा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। यानी आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक। हम लोग जान लिए धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, धातु के बारे में, उसके बाद धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में।